नमस्कार। प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने मानव जनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन पढ़ा है। अब हम उससे आगे आज निषेचन एवं विदलन विभाजन पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि पहले हम निषेचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम विदलन को पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि निषेचन कहते किसको है। निषेचन उस अवस्था या उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत युग्मक जनन के फलस्वरूप दो युग्मक प्राप्त होते हैं। एक होता है आपका शुक्राणु, एक होता है अंडाणु। इनके संयोजन से प्राप्त होने वाली द्विगुणित रचना को, जिसे जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है। उसे क्या बोलते हैं, आपके फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो निषेचन जिसके अंदर संयोजन हो रहा, तो 4 इवेंट का संयोजन होता है। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ये मैंने लिया शुक्राणु और ये मैंने लिया अंडाणु। तो ये दो क्या हो गए, युग्मक हो गए। दो युग्मकों के संयोजन से क्या हो गए, दो युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित रचना का निर्माण होना। द्विगुणित रचना का निर्माण होना जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट या युग्मनज, या बोलते हैं युग्मनज। उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो संयोजन के अंतर्गत 4 इवेंट होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन से इवेंट होते हैं इसके अंदर। प्रक्रिया कौन कौन सी या इवेंट कौन सा होता है। पहला जिसका नाम है सिनगेमी, ठीक है, सिनगेमी। दूसरा है प्लाज्मोगेमी। तीसरा है कैरियोगेमी। और चौथा है आपका एम्फीमिक्सिस। क्या है, एम्फीमिक्सिस। तो इनकी क्या परिभाषा होती है। सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। सिनगेमी नर व मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, सिनगेमी। याद रखना है, नर वह मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी नर व मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन। नर व मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन, साइटोप्लाज्म का संयोजन, कोशिका द्रव्य का संयोजन। थर्ड कैरियोगेमी। क्या है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी नर व मादा युग्मकों के जो इसके न्यूक्लियस या केंद्रक हैं उनका संयोजन। नर व मादा युग्मकों के केंद्रक का संयोजन या न्यूक्लियस। फोर्थ है एम्फीमिक्सिस। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। तो नर व मादा युग्मकों के जो गुणसूत्र है उसका संयोजन, गुणसूत्रों के संयोजन को, गुणसूत्र के संयोजन को क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो ये आपको 4 इवेंट हैं, आपको याद रखने हैं। पहला है सिनगेमी, दूसरा है प्लाज्मोगेमी, थर्ड है कैरियोगेमी, फोर्थ है आपका एम्फीमिक्सिस। अब मैं डायग्राम की मदद से कैसे आपका निषेचन होता है उसके मदद से अपन पूरी निषेचन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक संरचना दिखाई दे रही है। ये है ओवम, आपका अंडाणु है, ये है ओवम। तो आपको जो रेड कलर से इसकी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है, कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं आपके कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा।
कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा आपस में चिपकी होती है, हाइलुरोनिक एसिड के मदद से चिपकी रहती हैं। ये जो जंतु होते हैं इनमें ये सीमेंटिक मटेरियल होता है। तो जंतुओं के अंदर कोशिकाएं एक दूसरे से हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा चिपकी होती है। यहाँ पर इमेजिन करना आप, जैसे ही कोपुलेशन होगा, कोपुलेशन होने के फलस्वरूप जो मेल होता है वो इजैकुलेट करने के पश्चात जो शुक्राणु है वो मादा के योनि के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु को रिलीज़ किया जाता है। तो इतने मात्रा में शुक्राणु क्यों बनाए गए हैं इसका भी आपको पता चलेगा कि इतने मात्रा में क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो शुक्राणु रिलीज किए गए हैं वो कहाँ पर किए गए हैं, आपके योनि के अंदर किए गए, जबकि जो अंडा है या ओवम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी फैलोपियन नलिका के अंदर प्रेजेंट है। तो इनके मध्य की जो दूरी है वो काफ़ी है, इसीलिए जो शुक्राणु है वो 20 से 30 करोड़ रिलीज किए जाते हैं। पहले शुक्राणु होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर रहते हैं, उसके बाद कुछ समय के पश्चात जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। उसके बाद बहुत सारे शुक्राणु या स्पर्म वेजाइना की दीवारों से टच होके वहाँ पर ही मर जाते हैं। उसके बाद कुछ गर्भाशय की दीवारों से टच होके मर जाते हैं और लास्ट में थोड़े बहुत रहते हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, आपकी फैलोपियन नलिका के अंदर पहुँचते हैं। और कुछ शुक्राणु हैं, मात्र कुछ ही शुक्राणु हैं वो कहाँ पर पहुँच पाते हैं, आपके जो एम्पुला है या जो ओवम है उसके पास पहुँच पाते हैं। तो ये है एक शुक्राणु मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे ये शुक्राणु पहुँचा है। तो पहले ये शुक्राणु किससे अटैच होगा, कोरोना रेडिएटा से होगा। तो कोरोना रेडिएटा को भेद के ही अंदर जाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि एक ही पहुंचेगा, बहुत सारे इसके चारों ओर भी पहुंचेंगे, लेकिन इंटर एक ही करेगा। वो कैसे करेगा इसको आगे समझते हैं। पहले किससे टच होगा, कोरोना रेडिएटा से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसको भेद के ही तो अंदर जाना पड़ेगा। तो इसको किससे भेदेगा, क्योंकि ये इनकी कोशिकाएं हैं वो किससे आपके सीमेंट या जुड़ी हुई होती है, वो होती है हाइलुरोनिक एसिड। तो जैसा जिससे जुड़ी होती है उसको पाचन करने वाला एंजाइम उसी नाम का ही होता है। तो इसको पाचन करने वाला एंजाइम का नाम है हाइल्यूरिनीडेज। हाइल्यूरिनीडेज एंजाइम है, उसकी मदद से इसको क्या करता है, पाचित करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ से तो ये अंदर चला जाएगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद जो आपको ग्रीन वाली लेयर दिखाई दे रही है इसका नाम है आपका जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। ये यहाँ से जैसे ही शुक्राणु इसके पास आएगा तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, एक्रोजोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल अभिक्रिया होगी। उसके पश्चात जो इसका हेड वाला पार्ट या क्राउन वाला पार्ट है शुक्राणु का, इसके अंदर ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भरा होता है एक्रोसिन। क्या भरा होता है, एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करेगा। कौन सा करेगा, एक्रोसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज किया, एक्रोसिन एंजाइम रिलीज किया, जिसके द्वारा इसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। इसको, इस लेयर को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। उसके पश्चात ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस ब्लू वाली लेयर को कहते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। ये है आपका प्री विटेलाइन स्पेस, इसे बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। हिंदी में ये कहते हैं पेरी विटेलाइन स्थान। तो यहाँ जैसे ही पहुँचेगा, इसके बाद टच हुआ, तो जैसे यहाँ एक शुक्राणु पहुँचा, मैं इसको मान रहा हूँ कि ये शुक्राणु है, वो यहाँ पहुँच गया। जैसे इसको टच करेगा तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, जिसका नाम है आपके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या निषेचन कला। क्या बन जाएगी, ये बन गई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो एक शुक्राणु टच होगा तो बाकी यहाँ पर जैसे कोई शुक्राणु यहाँ तक पहुँचा है तो दूसरे शुक्राणु है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
तो ये आपकी निषेचन कला है, इसका फायदा क्या है कि जो बहुत सारे शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकती है कि यहाँ एक ही शुक्राणु एंटर करे, इसके लिए कौन सी होती है आपकी निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है। तो यह आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बन गई, तो यहाँ सिर्फ एक ही एंटर कर पाएगा। बहुत सारे जंतुओं के अंदर, ह्यूमन को छोड़ के, मानव को छोड़ के, बाकी जंतुओं के अंदर जो शुक्राणु होता है उसका हेड और नेक पार्ट ही अंदर जाता है, जो गिरवा वाला पार्ट और नेक पार्ट ही जाता है, पूंछ अंदर नहीं जाता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर याद रखना, स्पेशली ह्यूमन के अंदर ये पूरा जो संरचना दिखाई दे रही है शुक्राणु की, ये पूरी संरचना अंदर एंटर करती है, यानी पूरी संरचना यहाँ पर पहुँचेगी। जैसे मैं यह शुक्राणु नॉर्मल बना रहा हूँ तो ये पूरी संरचना इसके अंदर क्या होगी, पहुँचेगी। तो उसके बाद जैसे ही शुक्राणु अंदर गया, शुक्राणु अंदर जाने के बाद 4 स्टेप बताए थे ने मैंने, 4 स्टेप। पहला कौन सा, सिनगेमी, उसके बाद में आपके प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस प्रोसेस यहाँ सम्मिलित होंगे। जैसे ही संलयन होगा तो द्वितीय असूत्री विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte या ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी। यानी जैसे यहाँ पर निषेचन होने के फलस्वरूप द्वितीय असूत्री विभाजन पूर्ण होगा और सेकेंडरी oocyte और यहाँ पर जो शुक्राणु है, पहले क्या होगा, शुक्राणु यहाँ के अंदर कोशिका द्रव्य है तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा जल अवशोषित करके इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आकार के अंदर वृद्धि होगी। तत्पश्चात जो आपके इसके अंदर ये बाकी जो श्वसन दिखाई दे रही है, पूंछ, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं, पाचित कर दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ बचती हैं, एक है आपका न्यूक्लियस, दूसरा है आपका जो सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल समीपस्थ तारकाय है। 2 ही चीज़ बचती हैं, एक बचता है आपका न्यूक्लियस केंद्रक और एक बचता है आपका तारकाय या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारकाय। ठीक है, ये 2 चीज़ बचती हैं। उसके बाद में 4 इवेंट हो जाएंगे आपके, सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। और एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर, यहाँ पर क्या भाई निषेचन हो या ना हो, जैसे आपका यहाँ पर जो अंडा से अंडा होता है उसकी साइज शुक्राणु की तुलना में 1000 गुना बड़ी होती है। कितनी गुना, 1000 गुना बड़ी होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि इजीली ये इसके टच हो सके, नहीं तो इतना बड़ा, इतना छोटा आपके अंडाणु हो, इतना ही बड़ा आपके, इतना ही क्या हो तो ये इसके पास से भी गुजर सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा होगा तो इसको क्या हो जाएगा, इजीली टच कर पाएगा। इसीलिए जो अंडाणु होता है उसकी साइज 1000 गुना बड़ी होती है। उसके बाद हम क्लीवेज पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, द्विगुणित रचना का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर जैसे ही जाइगोट का निर्माण होगा तो उसके अंदर क्या होने शुरू हो जाते हैं, समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। तो बारंबार क्या हो जाते हैं, समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। तो एक आप डायग्राम की मदद से देखना इसको, यानी बारंबार समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। तो बारंबार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये है आपका क्या बना, जाइगोट बना। क्या है ये, जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है। तो जाइगोट के अंदर निषेचन हुआ तो जाइगोट बना। तो जाइगोट के अंदर अब क्या होंगे, विदलन विभाजन होंगे। ऐसे क्या होगा, विदलन विभाजन कैसे होगा, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से क्या बनेगी, सेल नहीं बनेगी, 8 बनेगी, 8 से 16, ऐसे आपके ब्लास्टोमियर बनेगी। यानी विदलन विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर या कोरकखंड कहते हैं। तो पहले इसको ब्लास्टोमियर को देखते हैं। विदलन या क्लीवेज। तो ये पहले ये देख लेते हैं कि विदलन शब्द दिया किसने है। विदलन शब्द आपके दिया था वॉन बेयर साहब ने दिया था। विदलन शब्द किसने दिया था, वॉन बेयर के ने दिया था। आपको याद रखना है कि वर्ड किसने दिया है, वॉन बेयर साहब ने दिया है, वॉन बेयर ने। विदलन शब्द किसने दिया है, वॉन बेयर ने दिया है। उसके बाद जो जाइगोट है उसमें बारंबार समसूत्री विभाजन होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे विभाजित होते रहेंगे। तो बारंबार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनने वाली
ब्लास्टोमियर को ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विदलन विभाजन कहते हैं, या सेगमेंटेशन, या आपकी क्लीवेज भी कहते हैं। तो बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है आपके वोल्फेयर। क्या नाम है, वोल्फेयर साइंटिस्ट है, यानी वोल्फेयर के अनुसार उन्होंने एक कथन दिया था और उन्होंने कहा था कि जो विदलन विभाजन है, विदलन विभाजन आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/, किसके होगा, जो कुछ आपके इसके योग की मात्रा होती है, आपके जो अंडाणु है उसके अंदर योग की मात्रा, यानी जितना ज़्यादा योग होगा उतने ही विदलन विभाजन कम होंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। एक लिया आपने किसका अंडा लिया, मुर्गी का, और एक लिया आपने ह्यूमन का अंडा लिया, दोनों के अंदर निषेचन हो गया, उसके बाद के अंदर विदलन विभाजन शुरू हो जाएगा। तो जो मुर्गी का अंडा है, आप दिमाग लगाइए कि मुर्गी के अंडे के अंदर विदलन विभाजन तेजी से होंगे या धीरे होंगे। तो आपको मुर्गी के अंदर योग की मात्रा ज़्यादा है, जैसे आप अंडे खाते हो तो आप पीला पदार्थ दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। तो योग आपके जो मुर्गी है, मुर्गी के अंडे के अंदर योग की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा होगी क्वांटिटी नीचे वाली, तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी। लेकिन मानव के अंडे की बात करें, उसके अंदर बहुत लगभग अनुपस्थिति होता है, बहुत कम होता है, तो उसके अंदर विदलन विभाजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो आपका जाइगोट होता है, उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे कैसे, भाई ये एक तो यहाँ पर द्विगुणित कोशिका थी, यहाँ पर समझना, आप थोड़ा दिमाग लगाना या इमेजिन करना, यहाँ पर एक द्विगुणित संरचना है, सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित संरचना है, उससे आगे चल के किसका निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि एक द्विगुणित कोशिका से जो अपन नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, यानी उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, और उससे किसका निर्माण होता है, बाद में शिशु का निर्माण होता है। जो 9 महीने के बाद आपका शिशु बाहर आता है, उसका निर्माण हो जाता है। तो आखिर कैसे होता है उसका, एक जो कोशिका हमारे को दिखाई तक नहीं देती है, उससे एक शिशु का निर्माण कैसे होता है। तो उसके अंतर्गत 3 आपकी भ्रूणीय अवस्था किसे कहते हैं। जैसे आपका जाइगोट है, जाइगोट आपके जो आपकी मादा है, मादा की गर्भाशय के अंदर जो आपके गेस्टुला अवस्था या आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भ्रूणीय अवस्था के अंदर उसको आरोपित हो जाने के बाद 9 महीने के लिए स्थिर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आपके भ्रूणीय अवस्था बोलते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत 3 इवेंट होते हैं। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो द्विगुणित कोशिका से कैसे आपका शिशु बनता है, तो उसके अंतर्गत 3 भ्रूणीय परिवर्तन अवस्थाएं आती हैं। पहली का नाम है आपके मोरूला। क्या नाम है, मोरूला। देखना यहाँ पर, यह मैंने द्विगुणित कोशिका, यहाँ पर क्या है, जाइगोट। जाइगोट से यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जैसे मैंने ये फोटो बनाया है, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है, ये गलत बनाया है, लेकिन ये आपको यहाँ ध्यान रखना, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको दोबारा, क्योंकि आपको पता चलेगा क्यों मिटाया है। लगभग इसी के साइज का यही रहेगा, साइज के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है। साइज के अंदर, आकार के अंदर परिवर्तन नहीं रहेगा, आकार उतना ही रहेगा, आकार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर रैंडमली लगभग 16 कोशिकाएं होती हैं, यानी 8 से 16 ब्लास्टोमियर की अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर को हिंदी में कहते हैं कोरक खंड। कोरक खंड 8 से 16 ब्लास्टोमियर की अवस्था को मोरूला कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं 16 कोशिकीय अवस्था या ब्लास्टोमियर अवस्था को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। मोरूला बेसिकली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसकी ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर की बाहरी आप इसकी सतह देखोगे, बाहरी सतह देखोगे तो इसकी आपकी
जो ब्लास्टोमियर की बाहरी सतह होती है, आपने नाम सुना होगा शहतूत, शहतूत नाम सुना होगा। शहतूत को इंग्लिश में कहते हैं मलबरी। क्या कहते हैं? मलबरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मलबरी कहते हैं। तो मलबरी ही से किसका निर्माण हुआ है? आपके मोरूला को आया है, मलबरी से ही मोरूला आया है। तो आपको याद रखना है कि मोरूला इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये इसका जो ब्लास्टोमियर है उसकी बाहरी सतह आपके मलबरी होती है ना, मलबरी का सीड देखा होगा, सीड के आकार के जैसी होती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? मोरूला पड़ा। तो यहाँ पर जो संरचना प्राप्त हो रही है वो ठोस गेंद के आकार के जैसी है, ठोस बहुकोशिकीय 16 कोशिकीय, तो बहुकोशिकीय हो गए। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हो, लगभग 3 से ज्यादा हो, उसी बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये बहुकोशिकीय, ठोस बहुकोशिकीय, गेंद के आकार जैसी, याद रखना है, गेंद के आकार जैसी होती है। उसके बाद में इसके अंदर बारंबार और समसूत्री विभाजन होंगे, बारंबार समसूत्री विभाजन होंगे तो दूसरी अवस्था आती है जिसका नाम है आपका ब्लास्टुला। क्या नाम है इसका? हिंदी भी यही है, ब्लास्टुला। क्या है? ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला किसे कहते हैं? ब्लास्टुला 16 से 32, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर प्रोसेस की 2 से 4, 4 से 8, 8 से क्या 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से आपके 128, ऐसे बढ़ती जाएगी संख्या। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देखो यहाँ पर आप इसकी भी समाधान कर सकते हो। यहाँ पर मैंने द्विगुणित बनाया, तो इसको ये क्या बनी 2, इसको और विलयन हो गए 4, इसके अंदर क्या होगा 8, इसके अंदर और होगा 16, 32, ऐसे बढ़ेगा इसकी संख्या, ऐसे डबल होती है। यानी ज्योमेट्रिकली, जो ज्यामितीय रूप से इसकी संख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ज्यामितीय रूप से बढ़ेगी। यानी इसकी जो ब्लास्टुला है उसे 16 से 32 ब्लास्टोमियर की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। तो ब्लास्टुला के अंतर्गत, जो ब्लास्टुला के अंदर बारंबार समसूत्री विभाजन होंगे, उसके बाद इसकी जो संरचना थी, ये ठोस गेंद नुमा आकार की संरचना, वो एक दूसरी संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरी संरचना के अंदर यहाँ पर बड़ा डायग्राम बनेगा, तो दूसरी संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं और वो इस संरचना आपकी क्या होगी? फिर गर्भाशय का जो ऊपरी फंडस वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगी? इम्प्लांट होगी। तो उस संरचना को मैं थोड़ा बना देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है, ये है आपकी कौन सी अवस्था चल रही है? ब्लास्टुला अवस्था चल रही है। कौन सी अवस्था है? ब्लास्टुला, सेकेंड अवस्था होती है ब्लास्टुला। तो यहाँ पर जो आपका मोरूला था उसके अंदर साइज के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। मैं और कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिख सकता है क्योंकि मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाए हैं। तो आपको यहाँ पर बाहरी साइड दिखाई दे रही है, इसके अंदर 16 से 32 कोशिकीय अवस्था होगी। आपको गिनने नहीं बैठना है कि सर ने कितनी बनाई है, आपको याद रखना है कि 16 से 32 कोशिकीय अवस्था होती है। तो यहाँ पर देखना, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, क्या नाम है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट बनेगी जैसे ही आपका विलयन विभाजन शुरू होंगे, तो फेलोपियन नलिका से होता हुआ आपको गर्भाशय तक पहुंचना है कि बीच में कहीं इम्प्लांट नहीं होना। तो ये क्या होती है? ये आपकी खुरदरी, आपकी चिपचिपी होती है। क्या होती है? चिपचिपी नहीं होती, क्या चिकनी होती है। तो क्या होती है कि ये चिप नहीं पाती है, जो आपके दूसरी जगह क्या नहीं हो पाती? आरोपित नहीं हो पाती है। इसका क्या काम है? दूसरी जगह आरोपित नहीं हो। जैसे आपके क्या हो गया, आपके फेलोपियन नलिका के अंदर ये आरोपित हो गया, तो फेलोपियन नलिका के अंदर आरोपित होगा तो बच्चा तो जन्मेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में इसके अंदर क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगा। ये क्या करता है? दूसरी जगह आरोपित होने से बचाता है, गर्भाशय के अलावा दूसरी जगह आरोपित होने से बचाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका कार्य है। जो संरचना आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, उससे बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबर। रूबर एक वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर रखा गया है सेल्स ऑफ रूबर, या इसे एमनियोजेनिक सेल भी कहते हैं, एमनियोजेनिक कोशिका भी कहते हैं। और यहाँ पर ये कोशिका आपको दिखाई दे रही है, आगे वाला पार्ट पूरा, इसे बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। 2-3 नाम है, एक क्या नाम है आपका? स्टेम सेल है, दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब बोलते हैं। क्या?
तो आपको यहाँ पर ब्लास्टुला स्टेज के अंदर पहला इसका नाम है स्टेम सेल्स और दूसरा इसका नाम है एम्ब्रायोनिक नोव। एम्ब्रायोनिक नोव को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट या पूर्ण सख्त कोशिका। टोटिपोटेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से किसका निर्माण होता है? आपके जो शिशु है उसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसलिए कि उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रायोनिक, इन एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यदि हम मैं इसको यहाँ से इतना कट करके लैब के अंदर मैं इसको कल्चर कराऊँ, लैब के अंदर कल्चर कराऊँ, तो इससे भी किसका निर्माण हो सकता है? शिशु का निर्माण हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि इसे ये दूसरी जगह इम्प्लांट होने से रोकता है, जो गर्भाशय के अलावा दूसरी जगह इसको इम्प्लांट होने से रोकता है। ये किसका कार्य हो गया? आपके ट्रोफोब्लास्ट का हो गया। और यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है जिसके बीच में क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। यहाँ पर क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। सील वर्ड किसके लिए आता है? आपको पता है कि सील वर्ड आता है केविटी के लिए आता है। जो सील वर्ड है किसके लिए आता है? केविटी या गुहा या गुहिका मतलब जिसके अंदर गुहा बनी हो, केविटी बनी हो, उसे ही क्या बोलते हैं? सील वर्ड उसके लिए आता है। तो यहाँ पर ब्लास्टुला है तो यहाँ पर क्या लग गया आगे? ब्लास्टो सील यानी गुहा। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है और ये इसके अंदर लटका रहता है। तो आपको पता होगा कि जो भ्रूण होता है या शिशु होता है वो भी क्या होता है? एक फ्लूइड के अंदर लटका होता है। वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका भी एक डायग्राम आएगा, तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा जो शिशु है अंदर लटका रहता है और उसको कैसे पोषण प्राप्त होता है। माँ के जो प्लेसेंटा या अपरा है उसके द्वारा कैसे पोषण प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लेसेंटा भी बढ़ेंगे, आपके पार्श्वरेशन भी बढ़ेंगे, और जो शिशु के अंदर कैसे अंगों की रचना होती है, कब हृदय बनता है, कब आंखें बनती हैं, कब आंखों के शरीर पर कोमल बाल आते हैं, कब आंखों की पुतलिकाएँ क्या होती है? खुल पाती हैं। जो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सब का क्या आएगा? आपके अध्ययन आएगा। उसके बाद ब्लास्टुला अवस्था के बाद होता है जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? गेस्टुला अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही एम्ब्रियो गेस्टुला अवस्था के अंदर जाएगा तो उसके अंदर विदलन विभाजन रुक जाएंगे। क्या हो जाएगा? विदलन विभाजन पूर्णतया रुक जाएंगे। विदलन या क्लीवेज डिवीजन, विदलन विभाजन पूर्णतया रुक जाएंगे, पूर्णतया रुक जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि पूर्णतया रुक जाएंगे। तो इसके बाद इसके जो गेस्टुला अवस्था के बाद एम्ब्रियो बना है इसके अंदर साइज के अंदर क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। साइज के अंदर बढ़ोतरी होने के पश्चात इसके अंदर विदलन विभाजन है वो रुक जाएंगे। और इसके बाद उसके अंदर प्रमुख अंगों की रचना होगी और 3 जर्मिनल लेयर बनेगी, 3 जननिक स्तर बनेंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जननिक आपकी लेयर बनेगी। उसे ही पूरे शरीर कॉम्प्लिकेटेड आपको शरीर दिखाई दे रहा है, उसकी क्या होगी? रचना होगी। तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जितनी भी क्लास आई हैं उसको वीडियो को देखना है आपको, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के बाद एक क्लास आएगी जिसके अंतर्गत मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि आपका हर एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना आपको ज़्यादा क्यों पढ़ाता हूँ, कि इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाता हूँ? इसलिए पढ़ाता हूँ कि क्योंकि मैं बाद में के अंदर जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि विदलन विभाजन गेस्टुला अवस्था के अंदर विदलन विभाजन रुक जाता है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये गेस्टुला क्या होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन ये सब पढ़ें, ताकि आपको बाद में ये तो समझ आ सके कि युग्मक जनन के फलस्वरूप एक शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है। तो आपको थोड़ा बहुत इमेजिन बनेगा, नहीं तो आपके दिमाग में पहले ही ये सेट हो जाएगी कि ये क्या है, तो हमारे को बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, क्योंकि अच्छी चीज़ बार बार देखनी चाहिए। किसी साइंटिस्ट ने, किसी व्यक्ति ने अच्छा ही कहा है कि आप किसी चीज़ को 4 बार
किसी अलग अलग चीज़ को 4 बार देखने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 4 बार देखें, या बस एक ही किताब को 4 बार पढ़ें। 4 किताब अलग अलग पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 4 बार पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा याद होगा, पूरी चीज़ आपको याद होगी। तो आपको वीडियो देखने हैं कि बार बार पूरे वीडियो देखने हैं, तो पूरे वीडियो उसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो आपको पूर्णतया समझ में आएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, आपको उसमें पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी, फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। आई होप आपको समझ में आई होगी इसके लिए। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका पूर्णतः समाधान किया जाएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट करना है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।